नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी विद साक्षी पर। फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं बिकॉज़ मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इसलिए आप लोगों से साथ में नहीं मिल पाई हूँ। बट कोई नहीं, आज हम, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगली क्लास में हम लॉरेंस कोहलवर्ग को पढ़ने वाले हैं, उनके नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। तो आज इस क्लास में हम लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को बहुत ही डीपली तरीके से समझेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सीटेट के लिए। अब जो सीटेट आने वाला है, और आपको ये भी पता है कि सीटेट में लॉरेंस कोहलवर्ग से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इनकी थ्योरी को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना है और समझना है। अब आपको एक बार सिर्फ आपको समझना है। स्टोरी मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। स्टोरी आपके सामने रहेगी, लॉरेंस कोहलवर्ग के बारे में हम सब कुछ, एक एक चीज़, हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली तरीके से समझने वाले हैं। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मैं जिस तरीके से आज आपको समझाने वाली हूँ वो बहुत ही ईजली और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज की क्लास, जिसमें हमें पढ़ना है लॉरेंस कोहलवर्ग। सबसे पहले ये जानिए कि लॉरेंस कोहलवर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो लॉरेंस कोहलवर्ग ने हमें नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं, हम श्री गणेश करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले हम लॉरेंस कोहलवर्ग के बारे में उनका एक छोटा सा परिचय जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं कि लॉरेंस कोहलवर्ग 1927 में इनका जन्म होता है। 1927 1927, ठीक है। और 1987 1987 में इनकी क्या होती है, ये मृत्यु हो जाती है। यानी एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे ये फ्रेंड्स। कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और इनने हमें ये बताया है कि बच्चे का जो विकास होता है, खास करके उनका नैतिक विकास जो होता है, वो किन किन चरणों से होकर जाता है। नैतिक विकास की थ्योरी हमें दी हुई है, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट का इन्होंने गहरा शोध किया है, उसके बारे में इन्होंने पहले खोजबीन की, हर एक चीज़ पर शोध किया, इसको समझा, बच्चों में क्या क्या, कैसे कैसे नैतिक विकास होता है, क्या क्या चरण रहे हैं। तो इनने उसमें गहरा अध्ययन करके ये थ्योरी बनाई है, ठीक है। अब कोहलवर्ग का मानना था कि बच्चों का जो नैतिक विकास है वो उनके संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव विकास से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यानी कि बच्चों का जो कॉग्निटिव विकास है, हमारा संज्ञानात्मक विकास है, वो और नैतिक विकास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो कोहलवर्ग है वो ये कहते थे कि नैतिकता कभी भी जन्मजात नहीं होती है, ठीक है, बल्कि यह उम्र और अनुभव के साथ विकसित होती है। यानी कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसका अनुभव के साथ उसके अंदर नैतिकता आती जाती है। तो परिचय तो हमने जान लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने हाइंज की दुविधा, ठीक है। अब ये हाइंज कौन है? तो अब पहले हम ये जानते हैं कि जो कोहलवर्ग ने उन्हें एक हमें स्टोरी बताई है, एक कहानी बताई है, और उस कहानी में उनने हमें बताया है कि नैतिक दुविधा क्या है, ठीक है। नैतिक दुविधा क्या है? तो हाइंज की स्टोरी में आपको बहुत ही इजीली तरीके से बताने वाली हूँ कि देखिए, ये है व्यक्ति हाइंज, ठीक है, ये हेंज है और ये इनकी वाइफ है, यानी कि हाइंज की पत्नी। अब ये हो गई है क्या, ये एक बीमारी से ग्रस्त है। इनको एक ऐसी बीमारी हो गई है जिस बीमारी का
कहीं भी इलाज नहीं है। अब एक डॉक्टर आते हैं और वो डॉक्टर इनसे कहते हैं, किससे, हाइंज से कहते हैं कि आपकी पत्नी को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा है जो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास मिलेगी। ठीक है, अब वो व्यक्ति हैं ये। ठीक है, अब जो यूरोप में एक महिला है जो कैंसर से मर रही हैं और उनको एक ऐसी बीमारी हुई है जिसका दवाई कोई नहीं है, सिर्फ एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही पैसे खर्च करके, बहुत ही ज़्यादा समय में एक दवा तैयार की है और ये व्यक्ति के पास क्या है, उस बीमारी की दवा है। ठीक है, अब इनको पता चलता है हाइंज को, जैसे ही हाइंज को पता चलता है कि एक व्यक्ति के पास वो दवा है तो वो जाते हैं किसके पास, ठीक है, उस व्यक्ति के पास जाता है हाइंज और उससे कहता है कि मेरी वाइफ एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं और उनको सिर्फ आपकी ही दवा बचा सकती है, तो अब आप मुझे वो दवा दे दीजिए। अब ये दुकान वाले हैं, इनने कहा है कि अगर मेरे पास ही उस दवा है तो भाई हम तो पैसे ज़्यादा लेंगे। अब ये जो डॉक्टर्स, ये जो दवाई जिसने बनाई है, उनने कहा है इसमें मेरी कई सालों की मेहनत है। ये जो व्यक्ति हैं जिनके पास दवा है हाइंज की वाइफ को जो मरने से बचा सकती है, उस दवा का वो कितना पैसा मांग रहा है, लागत से 10 गुना ज़्यादा पैसा मांग रहा है। अब हाइंज के पास तो उतने पैसे है ही नहीं। हाइंज ने बड़ी मुश्किल से यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके आधे पैसे ही उसके पास इकट्ठा हो पाए हैं। उसने उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज़ मुझे ये दवा दे दीजिए, बाकी पैसे आप उधार कर लीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा जब मेरे पास आ जाएंगे। पर ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं थे। ये कह रहे थे नहीं, पहले पैसे लाओ तब हम आपको दवा देंगे। ठीक है, तो जब इस व्यक्ति ने दवा देने के लिए मना कर दिया कि ना तो वो दवा सस्ती कर रहा है ना पैसे उधार कर रहा है, अब हाइंज करे तो करे क्या। अब हाइंज की जो दुविधा है वो ये है कि हाइंज अब मन में सोच रहा है कि अगर उसके पास पैसे तो है नहीं, अब वो ये सोच रहा है कि अगर वो दवा को चोरी कर लेता है तो ये गलत हो जाएगा कि किसी की मेहनत और उसने चोरी कर ली, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, वहाँ अगर वो दवा लेके नहीं गया तो उसकी बीवी मर जाएगी। अब हाइंज के बीच में आई क्या दुविधा, क्या आई हाइंज के बीच में दुविधा। ठीक है, अब दुविधा क्या थी कि सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब हाइंज करता क्या, तो निराश होकर हाइंज ने रात में दवा की दुकान तोड़ दी और दवा क्या की, चुरा ली। यानी कि हाइंज ने एक फैसला ले लिया। वो फैसला क्या था, वो फैसला था कि दवा को चुराना ही ठीक है, क्योंकि अगर उसने दवा नहीं चुराई तो उसकी बीवी मर जाएगी। इसलिए हाइंज ने क्या किया, उस दवा की दुकान तोड़ दी। ये देखिए, ये दुकान तोड़ दी है और दवा ले ली है। ठीक है, उसने ऐसा अपनी पत्नी के लिए किया ताकि उसकी जान बच जाए। ठीक है, तो यही थी हाइंज की दुविधा। अब आपके सामने है एक क्वेश्चन। ठीक है, अब कोहलवर्ग जी करते हैं एक क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के सामने भी एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि हाइंज को दवा चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था, अगर चाहिए था तो क्यों करना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। मैं सभी के क्वेश्चनों के आंसर भी दूंगी और मुझे आपके इन आंसर का वेट भी रहेगा। अब है कोहलवर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर, यानी कि कोहलवर्ग ने हमें नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं, 3 स्तर बताए हैं और हर एक स्तर में 2-2 स्टेजेस है। सभी में 2-2 स्टेजेस हैं, यानी कि टोटल 6 स्टेजेस हमें पढ़नी है। पहली स्टेज है हमारी स्तर 1, यानी कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, जो कि इसकी उम्र क्या रहती है, तो 4 से 10 वर्ष। इस स्टेज में बच्चा 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष का होता है।
यानी कि यहाँ पर बच्चा जो नैतिकता दिखाती है वो नैतिकता कैसी होती है, बाहरी होती है। ठीक है, नियम बनाए गए हैं और बच्चा सिर्फ सजा या फिर इनाम पाने के लिए क्या कर रहा है, नैतिकता दिखा रहा है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि या तो बच्चा अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से डरता है, और डरने की वजह से कि मुझे पनिश किया जाएगा, मुझे सजा मिलेगी, तो इस चीज से डरने के लिए बच्चा नैतिकता दिखाता है ना। घर पे जैसे कि रिलेटिव्स आए, मेहमान आए घर पर, और एक बच्चा है जो कि 5 या 6 साल का बच्चा है। अब उस बच्चे से, बच्चा आपसे नमस्ते करेगा, मेहमानों के से अच्छा बर्ताव करेगा, नैतिकता दिखाएगा। तो ये सब क्यों, ये सब वो दिखाता है सिर्फ बाहरी तौर पर। यानी कि उसको डर है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी मम्मी मुझे डांटेगी या मेरे पापा मुझे डांटेंगे। ठीक है, या तो डर से करेगा, या फिर कैसे करेगा, या फिर करेगा इनाम पाने के लिए। कैसे कि बच्चा दूसरों से अच्छा व्यवहार करता है। मम्मी ने कहा कि आप बाहर अपने फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे से बात करिए, कोई बड़ा आए तो नमस्ते करिए, ये उसने मम्मी ने बताया। अब अगर बच्चा ऐसा करता है तो उसको क्या लगेगा कि मम्मा खुश हो जाएगी और मुझे गिफ्ट देगी, इनाम देगी। तो इस वजह से बच्चा यहाँ पर क्या दिखाता है, नैतिकता दिखाता है। यानी कि उसके अंदर से नैतिकता का गुण नहीं आया है, अभी उसके दिमाग में नैतिकता का गुण नहीं आया है। अभी बच्चे की जो नैतिकता है वो बाहरी है, सिर्फ इनाम पाने के लिए या डर की वजह से। आप बस इसके दो की पॉइंट समझ लीजिए। तो पहला तो ये है की पॉइंट आपका, कि बच्चा किससे दिखाएगा, डर से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इनाम, यानी कि इनाम पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी दो स्टेजेस बताई गई हैं, जो हर एक स्टेज की आपके दो दो चरण हैं। यानी कि ये लेवल 1 है आपका। ठीक है, लेवल 1 है आपका, चरण 1। इसमें आज्ञा पालन और दंड, यानी कि बच्चा दंड से बचने के लिए नैतिकता दिखाता है। ठीक है, यानी कि बच्चे को लगता है कि जो भी काम करने पर मार या सजा मिले तो वह क्या है, गलत है। यानी कि बच्चा आपका डर की वजह से नैतिकता दिखा रहा है। ठीक है, डर की वजह से दिखा रहा है, या फिर डर की वजह से, और दूसरा दंड से बचने के लिए। यानी कि मुझे डांट ना लगे, मेरी पिटाई ना हो, मम्मी ना डांटे, टीचर ना डांटे, इसलिए वो क्या करते हैं, नैतिकता दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चा जो लेवल 1 है, इसमें बच्चे के अंदर जो नैतिकता होती है वो बाहरी होती है। ठीक है, डर की वजह से या गिफ्ट के इनाम पाने के लिए नैतिकता होती है, इसमें चरण 1 हम देख रहे हैं। और चरण 1 में बच्चे जो नैतिकता दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने आज्ञा पालन नहीं किया, मम्मी का कहना नहीं माना, टीचर्स का कहना नहीं माना, तो मुझे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि दंड मिलेगा। तो बच्चा यहाँ पर नैतिकता दिखाता है दंड से बचने के लिए। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है। अब इसका जो दूसरा चरण है, यानी कि आपका स्टेज 2, लेवल 2 है ये। इसमें व्यक्तिगत लाभ और अहंकार, यानी कि इसमें जो बच्चा नैतिकता दिखाता है वो दिखाता है, इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा इसको कहते हैं। इसमें बच्चे के अंदर नैतिकता तब होती है कि अगर तुम मुझे कोई चीज दोगे तभी ही मैं तुम्हें अपनी चीज दूंगा। अगर किसी बच्चे ने किसी बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो वो भी क्या करेगा, वो भी तुम्हारी कॉपी फाड़ देगा, तुम्हारा पेज फाड़ देगा। तो टिट फॉर टैट, यानी कि तुम मुझे अगर कुछ दोगे तो बदले में मैं भी तुम्हें दूंगा। ये देखिए, बच्चे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अपनी चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं कि तुम मुझे बॉल दो, मैं तुम्हें कार्ड दूंगा। ठीक है, तो ऐसे टिट फॉर टैट चलता है कि यहाँ बच्चा अपने फायदे के लिए सोचता है कि मुझे कुछ मिलेगा, उसके बदले में ही मैं क्या करूंगा, आपको कुछ दूंगा, या नैतिकता दिखाता है। ठीक है, तो बच्चा अपने लाभ के बारे में सोचता है, अहंकार के बारे में सोचता है, और टिट फॉर टेट, यानी कि अगर तुमने कल मेरे लंच
खाया था तो आज मैं तुम्हारा लंच खाऊंगा। कल तुमने मुझे नोटबुक दी थी तो आज मैं तुम्हें दूंगा। तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं भी तुम्हारी कॉपी फाड़ूंगा, यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। किसमें आते हैं? ये आते हैं हमारे स्तर 1 में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम स्तर 2, यानी कि अब हमारी जो स्टेज है वो सेकंड स्टेज है और इसका नाम है पारंपरिक नैतिकता, यानी कि कन्वेंशनल। अब इसमें जो बच्चे की एज होती है वो होती है 10 से 13 वर्ष। अब ये स्तर 2 है, पारंपरिक नैतिकता। और अब यहाँ पर बच्चा कैसा हो गया है? 10 से 13 वर्ष का हो गया है। ठीक है, अब जब बच्चा 10 से 13 वर्ष का है तो यहाँ जो बच्चा है वो व्यक्ति समाज के नियमों और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार काम करता है। वह अच्छा कहलाना चाहता है। मतलब यहाँ पर जो बच्चा है अब वो अच्छा दिखाने के लिए कि हम अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा दिखाने के लिए नैतिकता दिखाते हैं, समाजों के नियमों को मानते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम अच्छे हैं। तो इसकी भी 2 स्टेजेस हैं। पहले देखते हैं हम। पहली स्टेज है इसमें हमारी, ठीक है, इसका जो चरण 1 है वो है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, गुड बॉय और गुड गर्ल। ठीक है, इसमें बच्चा अच्छा दिखाने के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, शाबाशी पाने के लिए कि हाँ मम्मी के सामने देखो हम अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं और मम्मी ने कह दिया शाबाश बेटा तुम तो बहुत अच्छा पढ़ती हो, तो ये उसको क्या लगेगा, उसको यही सुनने के लिए नैतिकता दिखाते हैं। यानी कि समाज में एक अपनी छवि कायम करने के लिए कार्य करते हैं, यानी कि स्कूल जाना हो गया, अच्छे मार्क्स लाना हो गया। तो इसमें जो बच्चा नैतिकता दिखा रहा है वो समाज में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दिखा रहा है। यहाँ पे बात भी मानेंगे तो अच्छा दिखाने के लिए मानेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ये दिखाएंगे कि हम गुड गर्ल हैं या गुड बॉय हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चा जो नैतिकता दिखाता है वो अच्छा बनने के लिए दिखाता है, अपनी एक छवि अच्छी करने के लिए दिखाता है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। यानी कि अब यहाँ पर जो बच्चा है वो नैतिकता कैसे दिखाएगा? नियमों का पालन करके। ठीक है, वो कहते हैं कि नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर कोई रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, समाज में कोई नियम बने हुए हैं, तो इन सभी नियमों का हमें कड़ाई से पालन करना चाहिए। इस एज में बच्चे ऐसा सोचने लगते हैं। ठीक है, कि कानून व्यवस्था को क्या करना चाहिए, बना के रखना चाहिए, हमें समाज में सुचारू रूप से चलना चाहिए, नियमों को मानना चाहिए। तो इसमें जो नैतिकता दिखाते हैं बच्चे वो इसीलिए दिखाते हैं कि हमें नियमों को मानना है, समाज में जो चल रहा है वो नियम कानून मानने हैं। अब इसमें मानवता के प्रति प्रेम और सत्य के लिए काम करना, भले ही इसके लिए जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। यहाँ पर जो बच्चा नैतिकता दिखा रहा है ये नैतिकता है कि हम दूसरे के लिए, अगर दूसरे की भलाई के लिए, मानवता दिखाने के लिए अगर हमें अपने जान भी देनी पड़ेगी ना, तो बच्चा पीछे नहीं हटेगा, वो जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है, जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो बच्चा नैतिकता दिखा रहा है वो मानवता के प्रति दिखा रहा है कि अगर तुम किसी की हेल्प कर रहे हो तो जी जान से हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, अपने दोस्त की हेल्प करेगा, अगर किसी भी रिश्ते में वो है, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, प्रेम का रिश्ता हो या सत्य के लिए काम करना, यानी कि हम हर एक चीज सिर्फ सही के लिए करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो नैतिकता होती है वो मानवता के लिए होती है। ठीक है, मानवता के प्रति नैतिकता होती है, प्रेम और सत्य के लिए होती है कि काम करेंगे चाहे भले ही हमें कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। अब हमने यहाँ तक तीनों स्टेजेस देख ली, इनकी 2-2 चरण देख लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ाते समय एक दुविधा प्रस्तुत करती है। ठीक है, एक दुविधा प्रस्तुत करती है, क्या किसी गरीब आदमी को अपने बीमार बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करनी चाहिए? यह उदाहरण कोहल वर्ग के
किस चरण को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? एक शिक्षिका है, अपनी क्लास में कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को मैं एक क्या बता रही है, दुविधा बता रही है। दुविधा क्या है कि एक आदमी है, यानी कि एक व्यक्ति है जिसके बच्चा क्या है, बीमार है, और उसे बचाने के लिए दवा चोरी करनी चाहिए या नहीं। तो ये कोहल वर्ग के किस चरण को समझने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? ठीक है, समझते हैं इसको हम। जो पूर्व पारंपरिक चरण 1 है, तो इसमें तो बच्चा क्या करता है, नैतिकता कैसे दिखाता है, दंड से बचने के लिए, है ना, और आज्ञा का पालन करने की नैतिकता दिखाता है, तो यहाँ तो नहीं होगा। पारंपरिक चरण 3 यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि इसमें जो बच्चा नैतिकता दिखाता है वो कैसी होती है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, समाज में अच्छी छवि दिखाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। अब है आपका उत्तर पारंपरिक चरण 5 यानी कि सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। हाँ, यहाँ पर जो बच्चा की जो नैतिकता होती है वो ये होती है, क्या होती है कि हमें ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए जो क्या कर रहे हैं, किसी की नुकसान कर रहे हैं, किसी की जान जा रही है, तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। इसीलिए जो दवा है इसकी चोरी करनी चाहिए, यानी कि अगर किसी की जान बचती है इस दवा से तो चोरी करना यहाँ गलत नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार यदि एक बच्चा समाज के नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसे डर है कि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे दंड मिलेगा, तो वह किस चरण में है? देखिए, अभी हमने स्टेजेस पढ़ी, तो जो बच्चा क्या करता है, समाज के नियमों को मानता है, टीचर्स का कहना मानता है, मम्मी का कहना मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि उसे डर है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, यानी कि पनिशमेंट मिलेगी। तो दंड से बचने के लिए क्या कर रहा है, वो आज्ञा का पालन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी स्टेजेस है, ये हमारी पहली स्टेजेस है ना, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की यानी गुड बॉय और गुड गर्ल अभिविन्यास किस स्तर की विशेषता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या इनमें से कोई नहीं? देखिए, पूर्व पारंपरिक यानी कि पूर्व पारंपरिक में हमने 2 स्टेजेस देखी थी। 2 स्टेजेस हमने कौन कौन सी देखी थी पूर्व पारंपरिक में? एक तो थी दंड से बचने के लिए, और दूसरी क्या थी, गिफ्ट यानी कि इनाम पाने के लिए। और जो दूसरी स्टेजेस थी हमारी पारंपरिक स्तर, इसमें हमारा गुड गर्ल और गुड बॉय, ठीक है, और गुड गर्ल और गुड बॉय, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा कहता है कि कानून तोड़ा जा सकता है, एक बच्चा कहता है कि कानून तोड़ा जा सकता है अगर वह लोगों के अधिकारों के खिलाफ हो। यह किस चरण को दर्शाता है? ठीक है, यानी कि एक बच्चा वो ये कह रहा है कि हम कानून तोड़ सकते हैं, अगर वो हमारे लिए सही नहीं है तो ऐसे कानूनों को तोड़ देना चाहिए। ये हमने भी पढ़ा था ना, ये हमने पढ़ा था कब, जब बच्चा 13 साल से ऊपर का हो जाता है और सामाजिक अनुबंध की स्टेज में आ जाता है, यानी कि चरण 5। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना कैरोल गिलिगन द्वारा क्या की गई थी? देखिए, स्टोरी में मैं आपको कैरोल गिलिगन के बारे में नहीं बता पाई थी, इसलिए आप यहाँ समझिए कि जो कैरोल गिलिगन थी ये कोहल वर्ग की ही शिष्या थी, और इन्होंने इन्हीं की आलोचना की थी। के इनकी आलोचना क्या थी, तो इनका कहना था कि जो कोहल वर्ग हैं इन्होंने अपने सिद्धांत में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही प्राथमिकता दी है। ठीक है, ये इनकी आलोचना थी, यानी कि जो महिलाएं हैं उनका सोचने का तरीका, उनकी केयर, उनकी नैतिकता पुरुषों के मामले में अलग होती है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी। तो हम यहाँ देखते हैं
सिद्धांत में नैतिक विकास की वजह संज्ञानात्मक विकास नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही है उन्होंने। सिद्धांत बहुत जटिल और कठिन है, ये भी नहीं कहा है। कोहल वर्ग ने केवल बच्चों पर अध्ययन किया है, नहीं, उनका ये कहना नहीं था कि केवल बच्चों पे किया है। उनका ये कहना है कि महिलाओं की नैतिकता यानी कि देखभाल, केयर और नैतिक उनका सोचना पुरुषों के मामलों में थोड़ा सा अलग होता है। तो सिद्धांत में उनकी आलोचना मेन यही रही है कि महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी है, तो ये लैंगिक भेदभाव यहाँ किया गया है, ये इनकी आलोचना थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नैतिक विकास का उत्तर पारंपरिक स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल किस बात पर केंद्रित होता है। नैतिक विकास का जो हमारे स्टेजेस है उत्तर पारंपरिक, वो किस बात पर केंद्रित है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो समाज की अपेक्षाएं, नहीं, ये तो नहीं है। व्यक्तिगत सिद्धांत और मानवीय मूल्य, हाँ, उत्तर पारंपरिक में 2 स्टेजेस हैं और दोनों में यही बताया गया है क्या कि व्यक्ति के अंदर यानी कि बच्चे के अंदर जो नैतिकता होती है वो मानवीय मूल्यों को लेकर होती है, यानी तो बच्चे के अंदर नैतिकता कैसी होती है, मानवीय मूल्यों को लेकर होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कि जब कोई व्यक्ति स्वयं के बनाए सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है, भले ही वह समाज के नियमों के विरुद्ध हो, तो वह कोहल वर्ग के किस चरण में है। उत्तर पारंपरिक स्टेज है आपकी, उसमें 2 चरण दिए हैं। तो 6 नंबर का जो चरण है वो ये कहता है कि हमें अपने नियम बनाने चाहिए, उनको ही फॉलो करना चाहिए। अगर कोई नियम किसी समाज कोई के नियमों के विरुद्ध हो तो भी हमें उसे फॉलो करना चाहिए, यानी कि नियम तभी तक है जब तक वो हमारे लिए अच्छे हैं। अगर वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, अगर किसी की जान जा रही है या किसी को परेशानी हो रही है, तो ऐसे नियमों को क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन सी यानी कि चरण 6 में। अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार किशोरों में नैतिक तर्कणा का विकास कैसे होता है। अब ऑप्शन ए देखेंगे कि केवल सामाजिक नियमों के माध्यम से नहीं, केवल सामाजिक नियमों के माध्यम से तो बच्चा तर्क थोड़ी करेगा। दूसरा है संज्ञानात्मक परिपक्वता और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। हाँ, जब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होने लगता है, जब वो चरण 6 में आ जाता है और बच्चा क्या करता है, अपने संज्ञान से सोचने लगता है, नैतिक तर्कना करने लगता है, अपने अच्छे और बुरे नियमों को समझने लगता है, तब वो क्या करता है, नैतिक तर्कना का क्या होता है, विकास होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में इसलिए अनुशासित रहता है ताकि अध्यापक उसे अनुशासित कहे। अब अनुशासित कहे यह क्या है, अब बताइए कि जब बच्चा अच्छा दिखाने के लिए, छवि अपनी अच्छी बनाने के लिए क्या कर रहा है, नैतिकता दिखा रहा है। पारंपरिक स्तर, ठीक है, पारंपरिक स्तर में जो 2 स्टेजेस होती हैं, पारंपरिक स्तर की 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, एक क्या होती है हमारी गुड गर्ल, ठीक है, एक होती है आपकी गुड गर्ल, और गुड बॉय, और दूसरी आपकी होती है क्या, टिट फॉर टैट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार कानून व्यवस्था का चरण कौन सा है, तब ही वो समाज और कानून व्यवस्था को मानेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, चरण 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोहल वर्ग के सिद्धांत में नैतिक दुविधा का क्या अर्थ है। नैतिक दुविधा, जब मैंने हाइंज की कहानी आपको पढ़ाई थी, समझाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि नैतिक दुविधा क्या होती है। ठीक है, तो सही और गलत के बीच तर्क करने की प्रक्रिया, बिल्कुल सही।
जब हम सही और गलत में तर्क नहीं कर पाते, बीच में ही फंस जाते हैं, वो होती है क्या? नैतिक दुविधा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा एक खिलौना इसलिए नहीं चुराता क्योंकि उसे पता है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। यह कौन सा चरण है? यानी कि एक बच्चा है, वो नियमों का पालन कर रहा है। ठीक है, वो नियमों का पालन कर रहा है और उसे ये लग रहा है कि अगर वो चोरी करेगा, खिलौना चुराएगा, तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, है ना, ऐसा सोच रहा है। तो वो किस चरण में है? यानी यहाँ पे जो बच्चा है वो डर और पनिशमेंट के बारे में सोच रहा है। ठीक है, जब डर और पनिशमेंट के बारे में सोचता है बच्चा, तो किस स्टेज में होता है? चरण 1 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत में एक व्यक्ति जो दूसरों की राय और सामाजिक अनुमोदन की परवाह करता है, वह किस स्तर पर है? यानी कि बच्चा समाज के बारे में सोच रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, तो वो किस स्टेज में होगा? ठीक है, तो वो यहाँ पर होगा पारंपरिक स्तर पर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुबंध, ठीक है, अभिविन्यास में व्यक्ति क्या मानता है? जो सामाजिक अभिविन्यास है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बच्चा क्या मानता है? बच्चा नियम निश्चित और अटल है, नियम परस्पर सहमति से बने हैं और बदले जा सकते हैं। बिल्कुल, बच्चा जो सामाजिक अनुबंध के स्टेजेस में होता है, तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई नियम हमारे लिए सही नहीं है, इससे किसी का नुकसान होता है, तो ऐसे नियमों को बदल देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो है ऑप्शन आपका बनता है बी, यानी कि नियम परस्पर सहमति से बने हैं और बदले जा सकते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कोहल वर्ग ने अपने अध्ययन के लिए किसे आधार बनाया? तो इसमें आधार किसे बनाया गया है? केवल पुरुषों को। यही उनकी एक सबसे बड़ी आलोचना थी, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाता है? जब बच्चा चरण 3 में है, चरण 3 का मतलब है कि बच्चा किसमें है? गुड गर्ल और गुड बॉय वाली स्टेज में है, तो ये तो होगा नहीं। चरण 4 जो होता है उसमें बच्चा टिट फॉर टैट में है। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं होगा। चरण 5, चरण 5 बच्चा जो होता है वो समाज, अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ स्टेजेस 5, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का क्रम सभी बच्चों में समान होता है? अब आप ये समझिए कि जब भी कोई भी मनोवैज्ञानिक हो, वो अगर स्टेजेस देते हैं, तो वो अपनी स्टेजेस का मतलब है कि ये स्टेज सभी के लिए हैं। ठीक है, उनका कहना होता है कि ये जो स्टेजेस दी हैं, इन्हीं स्टेजेस से होकर पूरे विश्व का हर एक बच्चा इन्हीं स्टेजेस से निकलता है। ठीक है, इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो उनके स्टेजेस देने के लिए साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो स्टेजेस दी हैं वो सभी के लिए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि हाँ, ये सार्वभौमिक है, ये सभी के लिए है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अहम केंद्रित नैतिकता किस स्तर पर होती है? अहम केंद्रित का मतलब है कि यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट। तुम मुझे अपना लंच शेयर करोगे तो कल मैं तुम्हें अपना लंच शेयर करूंगा, यानी तुम मेरी पेंसिल तोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी कॉपी फाड़ूंगा। ठीक है, तो बच्चे के अंदर अहम केंद्रिता होती है। जो नैतिकता दिखाते हैं वो कैसी होती है? अहम केंद्रित होती है। तो ये स्टेजेस किस में आती हैं? पूर्व पारंपरिक चरण 2 में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में कोहल वर्ग के सिद्धांत को पढ़ाते समय आप छात्रों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? ठीक है, तो जब एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता है, समझा रहा होता है, तो उसे प्रोत्साहन कैसे देगा? केवल नियमों को याद करवा के नहीं, याद
नहीं कराने हैं, हमें हर एक चीज़ समझानी है। उन्हें चुप रहने के लिए, कहने के लिए नहीं, केवल परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं, हमें नैतिक दुविधाओं और तर्क वितर्क करके उसको समझाना है। यानी कि एक टीचर जब अपने बच्चों को कोहल वर्ग का सिद्धांत बताता है, पढ़ाता है, समझाता है, तो तर्क करने के लिए कहता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर हाइंज ने चोरी की है तो क्यों की है, ठीक है, ये उसके लिए चोरी करना सही था या गलत था, तो तर्क करने की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि नैतिक दुविधाओं पर तर्क वितर्क करवाकर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का। कोहल वर्ग के अनुसार अंतिम चरण यानी चरण 6 पर पहुंचना, ठीक है, क्या है ये 6 पर पहुंचना? सभी के लिए आसान, बहुत कम लोगों के लिए संभव है, बचपन में ही हो जाता है, सजा पाने के बाद होता है। देखिए, सजा पाने के बाद होता है, ये तो गलत है आपका। सभी के लिए आसान, पहले तो ये है कि जब चरण 6 है उसमें हमें बताया गया है कि समाज में हमें क्या करना है, हमें अपने नियमों का पालन करना है। अगर कोई नियम ऐसा होता है जो हमारी भलाई के लिए नहीं है तो उसे तोड़ देना होता है, ठीक है। बचपन में ही हो जाता है, बचपन में 6 स्टेजेस कैसे आएगी, नहीं आ सकती, ठीक है। अब सभी के लिए आसान और सभी के लिए क्या है, संभव। अब सभी के लिए आसान तो नहीं होगा, तो बहुत कम लोगों के लिए संभव है, क्योंकि कुछ ही लोग वहां तक पहुंच पाते हैं जो ये सोचते हैं कि हम नियमों को जो हमारे लिए नहीं है सही, उनको तोड़ देना चाहिए। नियमों को हर कोई नहीं तोड़ पाता है, ठीक है। तो वही बच्चे होते हैं जो अंतिम चरण तक अपनी सोच को लेके जाते हैं, अपने संज्ञान को लेके जाते हैं। तो ये क्या है, बहुत कम लोगों के लिए संभव है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की क्लास, जो कि कोहल वर्ग का सिद्धांत को हमने अच्छे से समझा है, नैतिक दुविधा को समझा है, नैतिक दुविधा क्या होती है, हाइंज की कहानी को समझा है, और हमने इससे 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, और मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है। प्लीज़ मुझे आंसर ज़रूर करें। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। कोहल वर्ग की क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है सीटेट के लिए। आप लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं मेरे। अभी के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, क्लास को 1 से 2 बार देखिए ताकि आप इस सिद्धांत को अच्छे से समझ जाएं। अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक लाने के लिए, और हम आगे भी बढ़ते रहेंगे आपके साथ से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।